हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विकास शर्मा सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी क्लास 7th की सामाजिक यानी मध्यकालीन भारत। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की सामाजिक करते हैं और उसका लेसन नंबर 14 करते हैं। मैंने 12th और 13 आपका लेसन करवा दिया है और उसका क्षेत्रीय साम्राज्य जो फर्स्ट था वो भी मैंने करवा दिया है। आज हम करते हैं अक्षत्रिय साम्राज्य 2 पार्ट। फर्स्ट तो आपका हो ही गया था, तो आज हम अक्षत्रिय साम्राज्य का सेकंड पार्ट करते हैं। जिसने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं, चैनल को ओपन करो और 2 वीडियो देखो, वो भी आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है बच्चों, तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं आपके लेसन को। तो बच्चों, पूर्व मध्यकाल में जिस प्रकार दक्षिण भारत व दक्कन में साम्राज्यों का उत्थान व पतन हुआ। किन किन का? दक्कन व जो शक्तिशाली राज्य थे उनका पतन हुआ। कुछ राज्य दिल्ली के शक्तिशाली जो शासक थे उनसे हार गए थे। ठीक है, वो बातें अगर आप वो 2 वीडियो देख लेंगे तो आपको ये लेसन भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखो, फिर इस लेसन को पढ़ना, जब समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकाल में जिस प्रकार दक्षिण भारत व दक्कन में साम्राज्य का उत्थान व पतन हुआ, उसी प्रकार उत्तर भारत में भी साम्राज्यों की अस्थिरता बनी रही, जिसके परिणाम स्वरूप आक्रमणकारियों को लाभ के अवसर प्राप्त हुए। ठीक है, जो आक्रमण करते रहते थे उनको भी लाभ के अवसर प्राप्त हुए। अब बात करते हैं आज उत्तर भारत की। ठीक है बच्चों, तो उत्तर भारत पूर्व मध्यकाल के दौरान उत्तर भारत में जिन राजवंशों ने कुछ सीमा तक अपनी छाप छोड़ी, उनमें राजपूत, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट थे। इनके अतिरिक्त कुछ विदेशी आक्रमणकारी जैसे गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भी अपना प्रभाव बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं राजपूत। राजपूत संस्कृत भाषा के शब्द राजपुत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। तो बच्चों, राजपूत शब्द का क्या अर्थ है? राजा का पुत्र। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, यह कहना बहुत कठिन है कि इनका उदय किस प्रकार हुआ। इस बारे में भी विभिन्न इतिहासकारों के विचार अलग अलग है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह मध्य एशिया जनजाति थी जो राजपूत है। राजपूत का मीनिंग क्या है? राजा का पुत्र। जो हूणों के आक्रमण के बाद भारत आई। तो यह जाति कैसे आई? जब कोई हूणों जाति है उन्होंने राजपूत जाति पर आक्रमण किया था, फिर ये भारत आई। ठीक है, तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अन्य विश्वास करते हैं कि ये भी विभिन्न शासकों के सामंत थे। सामंत क्या होता है? दास, जो समय के साथ साथ शासक बनकर उभरे। हालांकि निश्चितता के साथ कुछ कहना भी कठिन है। ठीक है बच्चों, यदि राजपूतों का दावा है कि वे 4 हिंदू वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से क्षत्रियों योद्धा वर्णों के वंशज हैं। ठीक है, राजपूत क्या कहते हैं कि जो क्षत्रिय वंश है सबसे ऊपर, उनके हम वंशज हैं। वे मानते थे कि सूर्य वंश यानी सूर्य परिवार, चंद्रवंश यानी चंद्र परिवार से संबंधित हैं। ठीक है, राजपूत काल के कुछ राजपूतों का तो यह भी कहना है कि वे अग्निवंश यानी अग्नि परिवार से थे। सत्यता जो भी हो, राजपूतों के महत्वपूर्ण जो कुल हैं, एक तो तोमर, चौहान, सोलंकी और चालुक्य। ठीक है, सोलंकी को क्या कहा जाता है? चालुक्य। परमवार को पवार, गहड़वाल को तथा चंदेल, जिनको प्रतिहार भी कहते हैं, प्रतिहार वंश से थे। ठीक है, तो राजपूतों ने पश्चिमी भारत, मध्य भारत के कुछ भागों तथा राजस्थान के कुछ भागों में राज्य किया। किन्होंने? जो राजपूत थे। ये राजपूत का मीनिंग राजा का पुत्र। अब बात करते हैं इन राजवंशों की। तोमर की बात करते हैं पहले। ठीक है बच्चों, तोमर 18वीं शताब्दी में शासन में आए। ठीक है, कब आए? 18वीं शताब्दी में। इन्होंने दिल्ली का, वर्तमान में दिल्ली नाम है जिसका, नगर की स्थापना की। अगर बात आ जाए कि दिल्ली की स्थापना किसने की? तोमरों ने। ये दिल्ली व हरियाणा के छोटे भागों के शासक थे। इन्हें चौहानों ने पराजित कर दिया था। तो तोमर को किन्होंने हरा दिया? चौहान शासकों ने। अब चौहान शासकों की बात करते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, पृथ्वीराज चौहान, है ना, बहुत शक्तिशाली योद्धा था ये भी। चौहान को प्रभाव जो चौहानों का प्रभाव है वो दिल्ली तथा अजमेर में था।
सबसे महत्वपूर्ण चौहान शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1179 से 1192। उनके शासन के दौरान ही मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इनके शासनकाल के दौरान किसने भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में इस आक्रमणकारी को पराजित किया, लेकिन उनसे गंभीर भूलिया हो गई कि उन्होंने पंजाब को आक्रमणकारियों से मुक्त नहीं कराया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद गोरी ने अगले वर्ष 1192 ईस्वी में कुछ तैयारों के साथ दोबारा आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हरा दिया। पहले कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। और 1192 में कौन हारा? पृथ्वीराज चौहान हार गया। और कौन जीता? मोहम्मद गोरी। तो कब कब युद्ध हुआ? 1191 और 1192। किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। एक बार मोहम्मद गोरी हार गया और एक बार ये पृथ्वीराज चौहान हारा। ठीक है, लेकिन लास्ट में जीत किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश अन्य भारतीय शासकों ने उस समय पृथ्वीराज चौहान को सहयोग प्रदान नहीं किया और इस पराजय ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में आक्रमण और ज़्यादा हुए। ठीक है, अब बात करते हैं चंदबरदाई। ये किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो ने लिखी है। ये हमने बुक है जो पिछले लेसनों में पढ़ी थी। तो चंदबरदाई द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो एक बुक है। ये किसने लिखी है? चंदबरदाई ने। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया? पृथ्वीराज चौहान के पराक्रमों के विषय में लिखा गया कि वो कितने शक्तिशाली पराक्रमी शासक थे, है ना। अब बात करते हैं सोलंकी। सोलंकी का शासन काठियावाड़ व उसके चारों ओर के क्षेत्रों में था। ये गुजरात के चालुक्य के रूप में भी जाने जाते थे। इन्होंने माउंट आबू जो राजस्थान में है ना, और दिलवाड़ा जैन मंदिर तथा मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो सोलंकियों ने क्या किया? माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया और मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, परमवार, जिनको पवार भी कहा जाता है, परमवार मालवा के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे परमार या पवार? मालवा के। पहले ये प्रतिहार अथवा राष्ट्रकूट के छोटे सामंत थे, यानी दास थे, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इन्होंने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन आ जाए, नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? परमार या पवार शासकों ने। ठीक है, कहाँ पर? उदयपुर में। अब बात करते हैं गहड़वाल वंश की। गहड़वाल ने कन्नौज के चारों ओर के क्षेत्रों पर शासन किया। कहाँ पर शासन किया? गहड़वाल वंश ने कन्नौज के चारों ओर क्षेत्रों पर। जयचंद इस कुल के महत्वपूर्ण शासक थे। अगर बात आ जाए गहड़वाल जो वंश है, इसके जो शासक थे प्रमुख कौन थे? जयचंद। पृथ्वीराज ने 1192 में इनकी सहायता मांगी थी। किसकी? जयचंद की, किंतु उन्होंने सहायता करने से मना कर दिया और 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इन्हें भी पराजित कर दिया। ठीक है, जयचंद को भी हरा दिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। और किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। कब हराया? 1192 में। अब बात करते हैं चंदेल शासकों की। चंदेलों ने यमुना व नर्मदा नदी के बीच बसे बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। इनकी राजधानी खजुराहो थी। तो चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? खजुराहो। कीर्तिवर्मन इस कुल के महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने खजुराहो के सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चंदेलों ने कहाँ पर आक्रमण किया? बुंदेलखंड के क्षेत्र पर। इनकी राजधानी खजुराहो थी। कीर्तिवर्मन इस कुल के महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने खजुराहो के सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज एक प्राचीन नगर है, एंशिएंट। ठीक है, यह बहुत से राजाओं की राजधानी रहा है। कौन? कन्नौज। इसकी विशेषता यह है कि इस नगर में राज्य करने वाले शासकों को खनिज, उपजाऊ भूमि तथा व्यापार तीनों ही सुविधाएं सरलता से प्राप्त हो जाती थी। यही कारण था कि उत्तर भारत के सभी शासक कन्नौज पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि सारी चीज़ें उपलब्ध थी ना यहाँ पर। अब बात करते हैं तीन प्रमुख राजवंश जो कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए युद्ध कर रहे थे। एक तो राष्ट्रकूट, पाल व प्रतिहार। ये तीन राजवंश कन्नौज पर आक्रमण करके कैसे भी इस पर कब्जा करना चाहते थे। पिछले पाठ में आप राष्ट्रकूट के विषय में पढ़ भी चुके हैं, जिसने नई वीडियो देखी है देख लेना। अब हम पाल व प्रतिहार के विषय में चर्चा करेंगे। पाल, अब पाल वंश के बारे में, कुल के बारे में पढ़ते हैं।
पाल का शासन क्षेत्र बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में था। इस राजवंश की स्थापना गोपाल द्वारा 750 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 750 ईस्वी में। तो पाल राजवंश की स्थापना किसने की? गोपाल 750 में की थी, 750 ईस्वी में। वह एक चयनित शासक था जिसको प्रमुख रूप से बिल्कुल चुना गया था भी ये अच्छा शासक है, क्योंकि उससे पहले के जो शासक हैं उनकी कोई संतान नहीं थी। गोपाल तथा उसका उत्तराधिकारी और पुत्र उसका धर्मपाल योग्य शासक थे। तो बात की जाए गोपाल का पुत्र कौन? धर्मपाल, जिन्होंने एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। कौन सा? पाल। इन्होंने अपनी सेनाओं को विशाल व शक्तिशाली तथा प्रजा को बहुत अच्छा समृद्ध बनाया। ठीक है। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार को भी प्रोत्साहन किया। इन्होंने अन्य देशों के साथ मैत्री यानी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, जिनमें तिब्बत भी शामिल था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। पाल शासक कला व साहित्य के संरक्षक थे। ये बौद्ध थे तथा इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। इन्होंने विहार बनवाए, मंदिर वगैरह विहार बनवाए तथा नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया। किन्होंने? पाल राजवंश ने। इन्होंने मगध में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो बात आ जाए, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पाल राजवंश ने। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्निर्माण भी किसने करवाया? पाल राजवंश ने। ठीक है। तो पाल राजवंश के जो संस्थापक कौन हैं? गोपाल कब स्थापना की? 750 ईस्वी में। इनके पुत्र कौन? धर्मपाल। देखो नाम के पीछे क्या है? पाल, धर्मपाल। ठीक है। पाल कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निरंतर युद्ध करते रहे और कुछ समय तक उन्होंने यहाँ भी शासन किया। निरंतर युद्धों ने इस वंश को कमजोर कर दिया। 12वीं शताब्दी में सेना से हारने के बाद या पराजित होने के बाद इस वंश का पतन हो गया। ठीक है। तो भाई जो पाल का जो राजवंश है, ठीक है, उनका किस पर नियंत्रण था? कन्नौज पर। तो जो शासक थे वो बार बार कन्नौज पर युद्ध करते रहे, तो कुछ समय तक उन्होंने यहाँ शासन भी किया, लेकिन अगर ऐसे युद्ध होते रहेंगे तो भाई एक दिन तो हारेंगे ही। तो ऐसे इस वंश का भी पतन हो गया। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ये देखो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसका इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया, दोबारा बनवाया फिर ये, है ना। और क्या बनवाया इन्होंने? विक्रम विश्वविद्यालय। किसने? पाल राजवंश ने। ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिहार राजवंश की। प्रतिहार ने राजस्थान व गुजरात के भागों पर शासन किया। लगभग 750 ईस्वी में शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे और 750 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? पाल राजवंश की। ठीक है। ये मल्लेच को पराजित करके शासन में आए। किनको पराजित किया? मल्लेच कोई जाति है, वंश है, उनको पराजित करके शासन में आए। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मल्लेच कौन थे। ठीक है। मल्लेच शब्द का अर्थ है जाति से बाहर या कोई विदेशी। शायद इन्होंने उस समय सिंध में शासन करने वाले अरबियों को पराजित किया था। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिहार शासक है वो है राजा भोज। 863 ईस्वी से 882 ईस्वी तक शासन किया। उसने कन्नौज को जीता। किस पर नियंत्रण था कन्नौज पर? पाल राजवंश का। तो इस पर शासन किसने किया? किसने जीत लिया कन्नौज को? भोज ने। और उसे अपनी राजधानी बनाया। किसको? कन्नौज को। उसे प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया। ठीक है। तो इसको भोज को किसने पराजित किया? जो राष्ट्रकूट राजवंश का शासक है ध्रुव, उसने इसको पराजित किया। भोज के पुत्र महेंद्रपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भोज का पुत्र कौन है? महेंद्रपाल। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्रतिहार शासकों ने कन्नौज में सुंदर मंदिर व इमारतों का निर्माण करवाया। राजा भोज वैष्णव धर्म के थे। उन्होंने विष्णु के स्वरूप आदि वराह की उपाधि धारण की। विष्णु का जो स्वरूप है, उनके रूप हैं आदि वराह। उन्होंने इस नाम से उपाधि धारण की। किसने? राजा भोज ने, जो वैष्णव धर्म को बढ़ाना चाहते थे। तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? आदि वराह। उसके सिक्कों में वराह के चित्र खुदे थे। इन्होंने अरब तथा मध्य एशिया के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इस वंश के उत्तराधिकारी योग्य शासक नहीं थे। उन्हें महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में पराजित किया, भोज को। ठीक है। तो इनको किसने हराया? महमूद गजनवी ने। कब? 1018 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। अब भाषा व साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। पूर्व मध्य काल में उस सामान्य भाषा ने अपने
जड़े जमाना प्रारंभ कर दिया, जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं। संस्कृत ब्राह्मण तथा अन्य उच्च जाति के लोगों की भाषा रह गई थी, जो संस्कृत भाषा है। गुजराती, बंगाली तथा मराठी का भी आरंभ हो गया था। इस काल में क्या हुआ, अनेक साहित्य कार्य किए गए। हम आपको चंद्र बरदाई द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो के बारे में बता चुके हैं। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्र बरदाई के द्वारा। यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में, राजस्थानी। अन्य महत्वपूर्ण साहित्य कार्यों में बिल्हन द्वारा लिखित कौन सी, विक्रम कदेव चरित। कौन सी है, विक्रम कदेव चरित। और कल्हण द्वारा कौन सी लिखी गई है, राजतरंगिणी। ये पुस्तक आपको याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए, कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। राजतरंगिणी में क्या मिलता है, कश्मीर का इतिहास। जयदेव द्वारा राधा कृष्ण के संबंध के बारे में लिखित है, कौन सी, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जयदेव के द्वारा, ठीक है बच्चों। कला व वास्तुकला, इस काल के दौरान लिखी पुस्तकें रंगीन थी बिल्कुल, जिसे मिनिएचर अथवा लघु चित्रकला कहा जाता है। ये चित्र प्रारंभ में बहुत सामान्य थे, लेकिन बाद में इन्हें बहुत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाया गया। पूर्व मध्यकाल के दौरान अनेक शानदार मंदिरों का निर्माण हुआ, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, तथा माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये राजस्थान में है, ठीक है। ये रहे देखो, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर। देखो कितने अच्छे, रंगीन बिल्कुल, ठीक है। उत्तर पश्चिम से आक्रमण, काराकोरम तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, भारत के मस्तक पर मुकुट के समान सुशोभित है, ठीक है, जो इतनी ऊंची है कि आक्रमणकारियों को हतोत्साहित करती है। हालांकि यहाँ कुछ दर्रे भी हैं, जिनके माध्यम से व्यापारियों ने अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। इन दर्रों का आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए उपयोग किया और भारत के इतिहास क्रम को बहुतायत से परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। प्रथम आक्रमण किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया, ठीक है। उसने सिंध व पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। अगर क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। उसने सिंध व पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने अधीन कर लिया। पड़ोसी राज्यों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए। इससे अरब के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। भारतीयों का गणित ज्ञान, शून्य दशमलव और संस्कृत लेख अरब के माध्यम से यूरोपियों तक पहुँचाए गए। कला तथा वास्तुकला से संबंधित भारतीय विचार भी विश्व के कोने कोने तक पहुंच गए। 1000 ईस्वी के बाद से भारत पर निरंतर आक्रमण आरंभ हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। ये देखो, ये रहा मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। और ये रहा महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी किसका पुत्र है, सुबकुद्दीन का पुत्र है। इसके महमूद गजनवी के पिता के नाम है सुबकुद्दीन, ठीक है। 997 में गजनी का शासक बना, कौन, महमूद गजनवी, ठीक है। अब बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। प्रथम श्रृंखलाबद्ध आक्रमण महमूद गजनवी ने आरंभ किए। वह वर्तमान के अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का शासक था। कब बना, 997 ईस्वी में गजनी का शासक बना, वहाँ पर सीट पर बैठा राजा बन के, ठीक है। वह अपने छोटे से राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहता था। कौन से को, गजनी को, जिसको आज हम क्या कहते हैं, अफगानिस्तान, ठीक है। जिसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने क्या किया, उसने भारत के धनी नगरों के बारे में सुना था, भाई वहाँ भारत में एक से एक जहाँ पर बहुत सारा धन मिलेगा, ऐसे ऐसे नगर हैं। इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करने का मन बनाया। उसने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण भी किया और भारत पर आक्रमण किया। उसने 26 वर्षों 1000 से लेकर 1000 ईस्वी तक शासन किया और इसमें उसने 26 वर्षों में 17 बार आक्रमण किया है भारत पर, ठीक है। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत पर नियंत्रण नहीं था, बल्कि क्या करना था, यहाँ के नगर मंदिरों को लूटना था, ठीक है, जो धन से संपन्न थे, ठीक है। महमूद गजनवी एक योग्य सेना नायक था और इसके पिताजी क्या नाम है, सुबकुद्दीन,
ठीक है, उसका ये पुत्र है। कौन? महमूद गजनवी। वह अपने साम्राज्य को बस फैलाना चाहता था, गजनी को, ठीक है। उसे अधिकांशतः युद्ध के लिए अफगानिस्तान लौटना पड़ता था तथा आक्रमण के लिए वह पुनः भारत आता था। बाद में उसे पता चला कि हिंदू मंदिर बहुत धन संपन्न है, ठीक है, इसलिए उसने मथुरा, कन्नौज तथा सोमनाथ के मंदिरों को लूटा। तो अगर बात करें सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? 1025 में, ठीक है बच्चों। जो धन वह भारत से लूट कर ले जाता था उसका उपयोग गजनी में उत्तम नगरों, मस्जिदों, पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों का निर्माण करवाने में भी करता था, ठीक है। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1036 में। ये सारी बातें अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। फिर दोषी ने महमूद गजनवी की प्रशंसा में शाहनामा लिखा है। तो अगर बात आ जाए शाहनामा पुस्तक किसने लिखी है? फिर दोषी ने। और शाहनामा में क्या लिखा गया है? महमूद गजनवी के बारे में लिखा गया है, उसके प्रशासन के बारे में, ठीक है। उसने प्रसिद्ध अरब विद्वान अल-बरूनी को भारत भेजा, जिसने भारतीय लोगों के बारे में विस्तार से लिखा है, ठीक है बच्चों। ये देखो अल-बरूनी, ठीक है। और ये क्या रहा? अपना सोमनाथ का मंदिर, जिसको महमूद गजनवी लूट कर ले गया था 1025 में, ठीक है। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी ने 1175 में सबसे पहले भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया। तो ये ऐसी ऐसी बातें लिख लेना। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ पर आक्रमण किया? मुल्तान पर। कब किया? 1175 में, ठीक है बच्चों। महमूद गोरी अफगानिस्तान का जो एक शक्तिशाली शासक था, मोहम्मद गोरी, ठीक है। लेकिन जो गौर है, एक अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था, यह गजनी राज्य के अधीन था। 1930 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात मुइज़ुद्दीन मोहम्मद ने गजनवियों को पराजित करके गौर को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। जब महमूद गजनवी की मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु के बाद मुइज़ुद्दीन मोहम्मद उसने गजनवियों को हरा दिया और गौर जो साम्राज्य अफगानिस्तान का, उसको स्वतंत्र घोषित करा दिया, ठीक है, उससे मुक्त करा दिया। अब इसे मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गौर को किसके नाम से जाना जाता है? अब मोहम्मद गोरी के नाम से। और गौर कहाँ का? एक छोटा सा राज्य है, अफगानिस्तान का। महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गोरी भारत पर कब्जा करना चाहता था, ठीक है। जो महमूद है, ठीक है, वो महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गोरी पर भारत पर कब्जा करना चाहता था, ठीक है। गजनवियों को हराने के बाद पंजाब उसके नियंत्रण में आ चुका था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से पढ़ रहे हम, महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गोरी भारत पर कब्जा करना चाहता था, ठीक है। उसका लक्ष्य क्या था? मोहम्मद गोरी का भारत पर कब्जा करना। इसलिए उसने क्या किया? गजनवियों को हरा दिया और पंजाब अपने नियंत्रण में ले लिया। वह अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करना चाहता था। जब भी वह किसी एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता था तो वह उसे किसी सेना नायक व गवर्नर को कार्यभार संभालने के लिए दे देता था। उसे अफगानिस्तान में अपने साम्राज्य की भी सुरक्षा करनी होती थी, जिस कारण उसे अधिकांशतः युद्ध के लिए अपने राज्य वापस लौटना पड़ता था। सबसे प्रसिद्ध युद्ध मोहम्मद गोरी ने दिल्ली व अजमेर के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा, है ना, 1191 और 1192 में। मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में पराजित किया गया, जिसे क्या बोलते हैं हम? तराइन का युद्ध, ठीक है ना। ये आपके सामने चित्र छपा हुआ। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन उसने अगले वर्ष 1192 ईस्वी में अपना बदला ले लिया। फिर उसने क्या किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उसको मार दिया। फिर क्या हुआ? 2 वर्ष के बाद 1194 ईस्वी में चांदवार के युद्ध में उसने कन्नौज के शासक जयचंद को भी हरा दिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। इन 2 युद्धों में भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई, क्योंकि मुस्लिम थे भाई। मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 ईस्वी में कर दी गई। कौन से युद्ध में हुई? मोहम्मद गोरी की मृत्यु खोखरों के युद्ध में, जो एक जाति थी, ठीक है। उसने दिल्ली व अजमेर का कार्यभार कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, ठीक है, जो गुलाम वंश का शासक था, जो यहाँ का शासक बन गया, ठीक है, दिल्ली और अजमेर का। इसी प्रकार भारत में क्या हुआ? तुर्क शासन की स्थापना हुई। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक से में किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं राजपूतों की पराजय व तुर्कों की विजय के कारण। तो राजपूतों का क्या अर्थ था? राजा का पुत्र। हमने बात पढ़ी थी ना, राजपूत का क्या अर्थ है?
राजा का पुत्र। राजपूतों में एकता के अभाव के कारण भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, क्योंकि राजपूतों में एकता नहीं थी भाई। हम कहते हैं ना यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, तो वो नहीं थी। यदि राजपूत एक साथ खड़े होते तो इन आक्रमणों का सामना करने में समर्थ थे। भाई अगर आदमी एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी विपदा को भी टाल सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं अगर एक हो जाएं तो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके फलस्वरूप भारत का भाग्य परिवर्तित हो गया और निसंदेह भारतीय इतिहास भी। हम निम्न तथ्यों के अंतर्गत राजपूतों की पराजय यानी हार और तुर्कों की विजय के कारणों की व्याख्या कर सकते हैं। तो राजपूत आपस के युद्धों में ही व्यस्त रहते थे, ठीक है। उन्होंने विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े होने के महत्व को नहीं समझा। जब किसी एक राजपूत राज्य पर आक्रमण होता था तो पड़ोसी राजपूत राज्य ऐसी आशा करते थे कि उनके राज्य पर आक्रमण नहीं होंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मुस्लिम धर्म भावना से युद्ध करते थे। उनका कहना था कि वे अपने धर्म प्रसार के लिए युद्ध कर रहे हैं, भाई अपना धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, जबकि अनेक हिंदू समक्षकों में ऐसी कोई भावना नहीं थी। हिंदू समाज 4 प्रमुख वर्णों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनमें से मात्र क्षत्रियों को युद्ध के योग्य समझा जाता था और बाकी 3 वर्ण युद्धों से दूर रहते थे। कौन कौन? वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण तो युद्ध से दूर ही रहेंगे। क्षत्रिय हैं भाई, नहीं लड़ते हैं युद्ध वगैरह। तो इस तरह हिंदू समाज का एक भाग ही युद्ध लड़ता था। कौन सा? क्षत्रिय। राजा परंपरागत रूप से सामंतों को, सामंत कौन होते हैं? दास को कर जमा करने, कर मैंने क्या बताया था? टैक्स बोलते हैं ना, कर जमा करने व सेना के रखरखाव के लिए क्षेत्र देता था। ये सामंत अधिकांशतः समय पर टैक्स या कर जमा कराने व युद्धों के लिए सैनिक उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाते थे और राजाओं की शक्ति ऐसे कमज़ोर हो जाती थी। फिर राजपूत सदैव शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा करते थे। भाई शत्रु का भी आक्रमण करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमें अपनी शक्ति को बिल्कुल अच्छी तरह से, भाई जो भी हमारे पास सेना है उसका ऐसा बनाओ कि शत्रु किसी भी टाइम आक्रमण करे उसका सामना कर सके, ठीक है। तो राजपूत सदैव युद्ध के आक्रमण की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे कभी भी सीमा पर उनका मुकाबला नहीं करते थे और न ही उनका पीछा करते थे। यदि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पंजाब से खदेड़ दिया होता तो अन्य हिंदू राजाओं ने उसका साथ दिया होता तो भारत मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होनी नहीं थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजपूतों की पराजय का यानी हार का एक महत्वपूर्ण कारण उनकी तकनीकी में पिछड़ापन था। तकनीक की क्या होती है? जैसे हम युद्ध के बारे में, कोई भी हमारे देश पर आक्रमण करने वाला तो हमें पहले ही पता है कि हम दूसरे देश से कैसे बचेंगे, ठीक है। हमारे पास परमाणु बम वगैरह है, तो ये सारी तकनीक होती हैं भाई दूसरे देश को कैसे हराना है ना। हिंदू राजा अपने प्राचीन शस्त्रों से आपस में लड़ते थे, जबकि आक्रमणकारियों के पास प्रशिक्षित सैनिक व तकनीकी थी। आक्रमणकारियों के घोड़े राजपूतों के हाथियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली थे, यानी जो आक्रमण करते थे उनके तो घोड़े भी राजपूतों के हाथियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली थे। राजपूत युद्धों के दौरान कुछ नैतिक नियमों का पालन भी करते थे। वे कभी भी अपने निहत्थे शत्रु को नहीं मारते थे, लेकिन कभी भी युद्ध में ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिसको मारना है तो मार दो बस, लेकिन शत्रु ऐसे किसी प्रकार के नैतिक नियमों के अनुसरण के लिए बाध्य नहीं था, ठीक है। तो युद्ध में कभी भी नरमाई मत दिखाओ, शत्रु को मार दो बस, ठीक है। तो क्या हुआ? ज्ञान कोश आपका पढ़ते हैं, अच्छी बात है। इस समय यूरोप में भी अशांति फैली थी, क्योंकि ईसाइयों व अरबियों के मध्य धर्म युद्ध लड़े जा रहे थे धर्म के ऊपर। ईसाई जेरूसलम को मुस्लिमों के नियंत्रण से आज़ाद कराना चाहते थे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका लेसन, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। मध्यकालीन भारत का क्षेत्रीय साम्राज्य पार्ट 2 था। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक तो करो वीडियो को, और जो मुझसे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।